debited and all income and gains are credited. तो बच्चों ये सारी बातें तो अब तक की पुरानी बातें होंगी, ठीक है। अब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक और अ न्यू पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। अब ये सर न्यू पार्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखो, अकाउंटिंग करने के अब तक दो तरीके सीखे हैं। पहला सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन बना लो, उस अकाउंटिंग में एसेट के नीचे सारे एसेट्स लिख लो, लायबिलिटीज के नीचे सारी लायबिलिटीज लिख लो और कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख लो। और अगर कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स हो जाते हैं या फिर प्रॉफिट या लॉस होते हैं तो उन सारे एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट कैपिटल के अंदर हो जाता है। तो ऐसे करके हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी। देखो तो ये तो सीख लिया। अब जैसे बच्चों आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मोबाइल्स में जितने भी ऐप्स है ना, जितने भी ऐप आप लोग चलाते हो या फिर आपके मोबाइल का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ कुछ समय में अपडेट्स मांगते हैं। सच सच बताना मानते हैं या नहीं मानते? आपको मैसेज में नोटिफिकेशन आता है कि ये भाई आपका जो ऐप है इसको आपको अपडेट करना है, होता है या नहीं होता है? आपने तो ये भी देखा होगा कि जब से आपने व्हाट्सएप को चलाना स्टार्ट किया है तब से लेकर अब तक व्हाट्सएप में बड़े सारे अपडेट्स आए हैं और जब भी अपडेट आता है तो कुछ ना कुछ सुधार हो जाता है व्हाट्सएप में। जैसे जब पहले व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस किया गया था तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ना इंटरनेट के थ्रू चैटिंग होती थी, कुछ आप फाइल शेयर कर सकते थे लाइक पीडीएफ या एक्सेल शीट या वर्ड। और आज की डेट में धीरे धीरे उसमें अपडेट आते गए। एक अपडेट आया तो आप उसमें ऑडियो कॉल कर सकते थे, फिर अपडेट आया तो उसमें आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, फिर अपडेट आया तो अब आप उसमें अपने स्टेटस भी शेयर कर सकते हो। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स को बर्थडे विश करते हो या कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीजें पर जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो वो आप उसमें स्टेटस में डाल के शेयर करते हो। तो ये कैसे है? धीरे धीरे अपडेट्स। तो वैसे ही जो हमारी अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना। तो जो ये बुक में रिकॉर्डिंग होती थी ना ये भी धीरे 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 अपडेट होती गई। मतलब पहले बस अकाउंटिंग इक्वेशन थी लेकिन फिर अपडेट हुआ तो उन्होंने बोला देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कुछ बग्स हैं। कैसे बग्स हैं कि अगर एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, प्रॉफिट है और लॉसेस है तो इन सारे आइटम को आप कैपिटल में लिख देते हो। So it is quite difficult to recognize that this transaction is based on expenses or income or it is a capital based transaction, क्योंकि दोनों कैपिटल ट्रीटमेंट भी उसमें भी होता है और एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट भी उसी में होता है। सिमिलर टू दिस कि जब आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, जब आपके ट्रांजैक्शन ज्यादा आने लगे तो फिर आपको ये रिकॉग्नाइज होने लगा कि सर जैसे आप जानते हो ना कि आपकी अगर टेबल है, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपको, जैसे अगर आपकी टेबल में अगर कम आइटम है तो भाई बिखरे रहने दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा आइटम है तो आप क्या करोगे? उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करोगे। वो सिस्टमैटिकली क्यों रखोगे? क्योंकि जब ज्यादा आइटम है तो एक आइटम को अगर आपको फाइंड करना है तो ढूंढने में मुश्किल होगी, तो इसलिए हम उसको सिस्टमैटिकली रखते हैं। वैसे ही जब हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा था तो मैंने आप लोगों को बोला था बच्चों, अगर आप लोगों को ध्यान भी हो तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखने के टाइम मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि बच्चों एक अपने कबर्ड होता है और इस कबर्ड में हम सामान रखते हैं। समथिंग ऐसा ही कुछ अपना कबर्ड होता है। ये तो मैंने बच्चों 2 साइज वाला कबर्ड बनाया है। ऐसे ही ऐसा कुछ हमारा कबर्ड होता है और हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ रिकॉर्डिंग्स करते हैं। समथिंग बच्चों ऐसे ही आपको कुछ कबर्ड होता है और इधर पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादा आइटम्स हैं और ज्यादा आइटम्स हैं तो सेग्रीगेट करने के लिए जब हमको जरूरत पड़े तो वो आइटम सिस्टमैटिकली हमको मिल जाए, इसलिए हम उसको सेपरेट कर देते हैं। कुछ होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो बस बच्चों उसी तरह ये जर्नल एंट्री जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज आल्सो अपडेटेड वर्जन ऑफ अकाउंटिंग। अब सर ये अपडेटेड वर्जन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सर इन इफ आई कैन से इन अ वेरी सिंपल मैनर, like it
इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। क्या? इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस with prescribed rules and regulation, with prescribed rules and regulation। देखो भाई, आपने अभी रूल्स एंड रेगुलेशन सीखे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या? कि किन आइटम्स को डेबिट करना है और किन आइटम्स को क्रेडिट करना है। सो इन्होंने बोला इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस in a chronological manner। अब से ये chronological manner क्या होता है बच्चों? ये chronological manner क्या होता है? सबसे पहले सवाल तो ये आता है। तो देखो भाई, chronological manner होता है कि जब डे बाय डे आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो तो वो डे बाय डे रिकॉर्ड करने का। जैसे अगर 1 जून में किसी ट्रांजैक्शन ने अगर किया है तो आप उसको 2 जून में नहीं रिकॉर्ड करोगे, और अगर कोई ट्रांजैक्शन 2 जून में रिकॉर्ड हो रहा है तो आप उसको 1 जून में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो ट्रांजैक्शन 1 जून में कर हुआ है उसको आप 1 जून में ही लिखोगे, जो ट्रांजैक्शन 2 जून में कर हुआ है उसको 2 जून में ही करोगे, और उसको शफल नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि 5 जून को एक ट्रांजैक्शन हुआ, हम जब सिर्फ जून वाले ट्रांजैक्शन को लिख रहे थे तो हमको याद आया ओ शिट, यही ऐसा ही कुछ ट्रांजैक्शन तो 1 जून को भी हुआ है, तो 1 जून का ट्रांजैक्शन मैं 5 जून में लिख दिया ना। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है? वन मोर टाइम, इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। तीन चीजें सीख ली भाई। ये जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं सर? सबसे पहली बात तो इट इज अ प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक का मतलब क्या होता है कि जब से अपडेट्स आए सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करेगा तो सबसे पहले कोई भी अगर ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है तो वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल एंट्रीज में। तो इसलिए सबसे पहले इसको क्या बोला गया? इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि हम हमेशा जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं विद प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर का मतलब जब डे बाय डे, डेट बाय डे, टाइम बाय टाइम ये रिकॉर्डिंग होती जाए, जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है वैसे वैसे आप उसको रिकॉर्ड करते जाओ, देन इट इज नोन एज जर्नल एंट्रीज। इज इट कंफर्टेबल और नॉट? पक्की बात है? अच्छा बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, इट इज नॉट अ जनरल, it is not a general entries, it is a journal entries, JOURNAL। it is not like कि sir it is general entries नहीं है, it is journal entries। is it okay? आप समझ जी और जे को प्रोनाउंस करने में डिफरेंस आता है ना, तो कैसे जी में कैसा जी जो मेरी टंग होती है नीचे रहती है, लेकिन जे में जर्नल थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, तो ऐसा करके वाली ना, तो ये जर्नल एंट्रीज है ना। समझ आई बात है नहीं? अब तो सर ये तो समझ आ गया, और सबसे पहले ये भी समझ आ गया कि सर ये प्राइमरी बुक है। साथ में बच्चों हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट सीखा था। याद है क्या फॉर्मेट आप लोगों को? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो बच्चों स्पेसिफिक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट सीखा था हमने? सर देखो, सबसे पहला फॉर्मेट पर्टिकुलर्स के बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा करते थे, और उसके नीचे एक और सब हेडिंग लगाया करते थे। वो सब हेडिंग किसकी थी? जो एसेट्स है वो बहुत सारे एसेट्स है उनके नाम, लाइब्रेरीज है बहुत सारी लाइब्रेरीज है उनके नाम, और कैपिटल के नाम। वैसे ही जर्नल का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। हाँ बच्चों, जर्नल का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। देखो भाई, जर्नल का फॉर्मेट भी बिल्कुल आसान होता है, इट इज नॉट अ बिग डील। देखो, देयर विल बी अ format of journal entries। हाँ जी भाई, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज सिंपल। अगर हम इसकी कॉलम्स की बात करें तो ओवरऑल इसमें बच्चों 5 कॉलम होते हैं।
कैसे कैसे होते हैं वो देखो। हाँ जी भाई, ओवरऑल 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 ये है। ये आ गए भाई इनमें 5 कॉलम। इनको अपन बढ़िया तरीके से इधर सेट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक हो गया ये वाला, यस राइट। ये हो गया भाई इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, जहां पे अपन ने 5 कॉलम्स रिकॉर्ड कर लिए। अब जरा जल्दी देखते हैं कि इनमें क्या क्या आता है। देखो भाई, सबसे पहले कॉलम में ईदर वी विल यूज डेट, ईदर वी विल यूज डेट और वी विल यूज सीरियल नंबर। अगर आपके क्वेश्चन में डेट दी हुई है कि भाई 1 जून को ये ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है, 2 जून को ये ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है, 3 जून को ये ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है, तो इधर आप डेट लिखना। और अगर डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर लिखना 1 2 3 4 5, वो डिपेंड करता है। सेकंड बच्चों हम यहां पे यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस। और आप जानते हैं ट्रांजैक्शंस का दूसरा नाम होता है पर्टिकुलर्स। हम क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? ट्रांजैक्शंस का दूसरा नाम पर्टिकुलर्स। ये हमने संडे को सीख लिया था, am I right? नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स के बाद ये वाले कॉलम को अभी 2 मिनट बाद बता रहा हूं। दिस इज योर डेबिट अमाउंट। मतलब आपने देखा है कि विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस करना है, और अगर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस करना है तो कुछ आइटम्स डेबिट होंगे और कुछ आइटम क्रेडिट होंगे। तो जो आइटम डेबिट साइड में आएगा उसे आप यहाँ पे डेबिट कॉलम में लिखोगे, और जो भी आइटम क्रेडिट साइड में आएगा उसके लिए आपने क्रेडिट वाला अमाउंट बना दिया, वो क्रेडिट साइड में लिखोगे। कोई समस्या है या नहीं? देखो भाई बड़ा सिंपल सा है, 5 खंड बनाने हैं। पहला डेट और सीरियल नंबर, या तो डेट या तो सीरियल नंबर। दूसरा वाला पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब आप बताते हो कि क्या क्या कौन सा आइटम डेबिट हुआ और कौन सा आइटम क्रेडिट हुआ। फिर इस पर एक कॉलम और है, जैसे मैंने अभी बोला होल्ड करो, उस कॉलम को ही बताऊंगा। उस कॉलम के बाद हमने बोला भाई जो आइटम डेबिट साइड में आएगा उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो आइटम क्रेडिट साइड में आएगा उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने डेबिट वाला अमाउंट भी लिखा है, क्रेडिट वाला कॉलम भी बनाया है। डन। अच्छा, नाउ ये कॉलम जो है, इस कॉलम को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इस कॉलम को बोलते हैं अपन LF, L.F. The full form of LF is ledger folio. हाँ जी, the full form is ledger folio. Ledger folio का मतलब क्या होता है? The full form is ledger folio. अब ये ledger क्या होता है? देखो भाई, जैसे जो जर्नल है वो आपकी प्राइमरी बुक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन अगर करेगा तो जर्नल में आएगा, तो वैसे ही जो लेजर है वो सेकेंडरी बुक है। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, लेजर इज अ सेकेंडरी बुक। अब ये लेजर होता क्या है इसको जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हमारी जर्नल हम पूरा बढ़िया सॉलिड तरह से पढ़ लेंगे तो फिर लेजर पे जाएंगे। तो बस अभी यहां पे LF मतलब समझिए, LF का मतलब क्या हुआ बच्चों? लेजर फोलियो। और यहां पे आपको इसको फिल करने की जरूरत भी नहीं है। LF का मतलब क्या हुआ? लेजर फोलियो। तो ओवरऑल वी आर हैविंग 5 कॉलम्स। सबसे पहला कॉलम डेट या फिर सीरियल नंबर, सेकंड ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं पर्टिकुलर्स, थर्ड वी आर हैविंग लेजर फोलियो, फोर्थ वी आर हैविंग डेबिट, और फिफ्थ वी आर हैविंग क्रेडिट। डन। आगे इस अब सर हमने ये टेबल तो बना लिया, ये इसका फॉर्मेट तो बना लिया, इस फॉर्मेट में हमको रिकॉर्डिंग भी करनी है। इस फॉर्मेट में डेफिनेटली भाई हमको रिकॉर्डिंग भी तो करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, इसमें अपन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये समझो। इसमें हमको लिखना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन बच्चों मैं पूछ रहा हूं, इसके आप लोग मेरे को विद रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना कि क्या होगी एंट्री। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 15,000, 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा है विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद बताओ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इसमें क्या क्या एंट्री होगी। देखो भाई, सबसे पहले हम यहां पे अकाउंट देखेंगे, 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। 2 अकाउंट क्या क्या? पहला आपने गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स आपके पास आ गए, और दूसरा साथ ही साथ आपने उनको कैश पे कर दिया।
ऐसे ही होगा ना, गुड्स परचेज का मतलब क्या हुआ, गुड्स आया और कैश हमने पे कर दिया, तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए, गुड्स और कैश। तो अगर हमने यहाँ पे पहली बात तो कैश पे किया है, तो कैश इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट, और एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर एसेट डिक्रीज होगा देन इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड बाय रुपीज 15,000। यही है बात, ठीक है। नेक्स्ट केस, आफ्टर दिस कैश के बाद दूसरा आइटम आपका इफेक्ट हो रहा है गुड्स, और आप जानते हैं अगर गुड्स को खरीद रहे हैं तो हम परचेज लिखते हैं, और अगर हम बेच रहे हैं तो हम उसे सेल लिखेंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। गुड्स है, गुड्स आपके लिए एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू सॉरी गुड्स है, एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बच्चों, डिक्रीज नहीं हो रही। गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और एसेट अगर इंक्रीज होता है देन वी रिकॉर्ड इट ऑन डेबिट साइड बाय रुपीज अगेन 15,000। ये ठीक है, यही करते थे आप लोग अपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, यानी बस कुछ नहीं करना भाई, यही जो आप अकाउंटिंग करते थे इसको उठा के अपने जर्नल के फॉर्मेट में डाल दो। कैसे, ये देखो, सबसे पहली बात तो यहां पे आपको डेट नहीं दी तो मैंने सीरियल नंबर 1 लिखा। अब पर्टिकुलर्स में आपको बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स में आपको बताना पड़ेगा कि सर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो इधर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला कैश का अकाउंट है और दूसरा परचेज का अकाउंट है। अब यहां पे जर्नल में रिकॉर्ड करने का एक तरीका, जहां पे वो हमेशा डेबिट को पहले रिकॉर्ड करते हैं। किसे पहले रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, डेबिट को। उन्होंने डेबिट का कॉलम पहले बताया ना, इसका मतलब वो पहले डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट की रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद वो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। देखो जरा यहाँ पे देखो डेबिट साइड में कौन सा वाला अकाउंट आ रहा है, कैश अकाउंट आ रहा है या परचेज अकाउंट आ रहा है डेबिट साइड में। सर डेबिट साइड में तो परचेज अकाउंट आ रहा है, देखो डेबिट साइड में तो परचेज अकाउंट आ रहा है, और उन्होंने बोला ये रूल है कि हमें डेबिट अकाउंट को पहले लिखना है, तो डेबिट साइड में परचेज आ रहा है तो हमने लिख दिया परचेज अकाउंट, डन। अब परचेज अकाउंट क्योंकि डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट को आपको डेबिट बताना पड़ेगा, और आप जानते हैं ना डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है। डेबिट को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीआर, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट लिखा हमने, लेजर के कॉलम से बिल्कुल लगाकर यहां पे डेबिट मार्क किया। देखो जरा, बिल्कुल लेजर के कॉलम से बिल्कुल कनेक्टेड है, टच कर रहा है डीआर, लेकिन वो है पर्टिकुलर्स के अंदर ही है, सही है नहीं, ठीक है। तो इसका ये प्रूफ है कि ये जो परचेज अकाउंट है ये डेबिट हो रहा है। कितने रुपए से, क्योंकि डेबिट वाला फिगर है तो डेबिट वाला फिगर है तो हमने डेबिट साइड में 15,000 रुपए मार्क कर दिया। अंडरस्टूड और नॉट, हाँ जी सर, ये हो गया। अच्छा, और कोई आइटम डेबिट में है क्या, और कोई आइटम नहीं, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले सारे डेबिट्स लिखेंगे, फिर जब डेबिट कंप्लीट हो जाएगा तो क्रेडिट लिखेंगे। तो अभी और कोई डेबिट तो है ही नहीं, तो आ जाओ क्रेडिट में। तो सर जो क्रेडिट है, क्रेडिट को भी लिखने का ऐसा ही तरीका है क्या, कि यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में कैश आ रहा है तो ऐसा कैश लिखें, और इधर ऐसे 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 लाइन ड्रॉ करें और क्रेडिट मार्क करें, ऐसा लिखने का तरीका है क्या? नहीं बच्चों, आंसर इज नो। क्रेडिट को लिखने का ये तरीका नहीं, क्रेडिट को बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट मैनर्स में लिखा जाता है, तो ये बातें ध्यान रखिए कि वो क्रेडिट को कैसे लिखते हैं। जस्ट वेट, आई एम लेटिंग यू नो कि उसको क्रेडिट को कैसे लिखते हैं। एक मिनट बस, मैं इसकी वो कर लूं, पहले इस आइटम को, इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, क्योंकि इस तरह से हम क्रेडिट को नहीं लिखते हैं। देखो बच्चों, क्रेडिट को लिखने का तरीका, थोड़ा सा आप स्पेस दीजिए, लाइक अ पैरा, जैसा आप पैरा बनाते हो, पैरे में थोड़ा सा स्पेस देते हो और लिखा टू। क्रेडिट साइड में कौन सा वाला अकाउंट आया, कैश अकाउंट, तो हमने लिखा टू कैश अकाउंट, बात खत्म। क्रेडिट साइड में ये कैश वाला क्रेडिट साइड में आ रहा है तो क्रेडिट साइड में 15,000 रुपए मार्क कर दिया। ये हो गया भाई इसका लिखने का तरीका। देखो भाई देखो, डेबिट लिखने का अलग तरीका और क्रेडिट साइड वाले आइटम को लिखने का अलग तरीका। डेबिट को लिखने का क्या तरीका, सर सिंपल परचेज अकाउंट लिखो, उसके सामने डेबिट मार्क करो, और जो अमाउंट का कॉलम होगा वो डेबिट साइड में ही 15,000 रुपए आ जाएगा, डन। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट क्रेडिट साइड वाले आइटम को, तो क्रेडिट साइड वाले आइटम को भी सेम मैनर में नहीं लिखा जाता। क्रेडिट साइड के आइटम को लिखना है तो क्रेडिट साइड के आइटम को लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दीजिए
और लिखिए 2। बच्चों ये जो 2 है, ये 2 बताता है कि आपने क्रेडिट साइड वाले आइटम को लिखा है। 2 का मतलब ये कि आपने क्रेडिट साइड वाले आइटम को लिखा है। एंड यहां पे मार्क करेंगे 2 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये आ रहा है क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड वाला फिगर 15,000 रुपए। इज इट कंफर्टेबल? जरा जल्दी से बताओ। देखो भाई, इस ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट इफेक्ट हुए थे, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ था, एक परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो कैश अकाउंट भी इफेक्ट हुआ, परचेज अकाउंट भी इफेक्ट हुआ, दोनों अकाउंट इफेक्ट हुए, दोनों अकाउंट इफेक्ट हुए, तो हमने उसको जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लिया। बनेगा या नहीं बनेगा? पक्की बात है, ठीक है। मतलब नया हमने सीखा लिखने का तरीका, किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, हम ऑलरेडी पहले कभी सीख चुके हैं, तो उसमें अपन को स्ट्रेस नहीं लेना। देखो भाई, आप भी जानते हो कि ये जो अकाउंटिंग आप जो सीख रहे हो, क्या वो पीसीएम वाले बच्चे भी सीख रहे होंगे? जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वेथ्स लिया हुआ है, वो भी सीख रहे होंगे क्या? नहीं, वो तो नहीं सीख रहे होंगे। वो तो अपने मस्त बढ़िया लैब में जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हाइट कलर का कोट पहन के जाते हो, और फिजिक्स लैब में जाके मस्ती कर रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में जाके कर रहे हैं। तो ये सारी काम ही कर रहे हैं। अपन यहाँ पे बैठे हैं, हमारी क्लास में बैठ रहे हैं, तो उन्होंने तो ये सीखा नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि जो फिजिक्स वाले, जिसने फिजिक्स लिया हो, जो पीसीएम वाला होगा या जो पीसीबी वाला होगा, जिसने बायो लिया होगा, वो भी बिजनेस चालू कर ले। हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ सर। और भाई बैंक तो है नहीं ना, कोई भी कर सकता है। तो अगर उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, तो उनको भी ऐसे सारे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करवानी होगी ना। अब वो अकाउंटिंग करवानी होगी तो वो तो हमें फोन करेंगे ना कि लाइक आपने अकाउंटिंग के रूल्स पढ़े, प्लीज अकाउंटिंग कर दो हमें। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे, हमने तो गए, हमने बोला अच्छा आपने गुड्स खरीदे, एंट्री कर दी हमने परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन क्या ये एंट्री उनके पल्ले पड़ी? क्या उनको ये समझ में आएगा कि बोले भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया ये आपने? अब ऐसे में क्या है, उनको डाउट लगेगा कहीं अकाउंटेंट हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, कुछ भी एंट्री करके चला जाए, हमें क्या ही पता चलेगा। बात तो ये भी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों यहाँ पे हमने इसकी डिटेलिंग करी। यहाँ पे हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, इस ट्रांजैक्शन को नीचे लिख भी देते हैं। क्या लिखते हैं अपन? ब्रैकेट ओपन करके, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बच्चों हमने लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड। अभी बोलो, अगर कोई भी चाहे अकाउंटेंट, चाहे कॉमर्स फील्ड का बंदा हो या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बंदा होगा, ये ट्रांजैक्शन इसको देख के जो हमने अंडर ब्रैकेट लिखा वो समझ जाएगा कि ऊपर अपन ने क्या किया है। समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? बीइंग गुड्स परचेज और अमाउंट कॉलम वो डेबिट और क्रेडिट में तो दिख ही रहा है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो हाँ बच्चों, हम ये जो एक अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं ना ये आइटम, जिससे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बंदा है वो भी इसको समझ पाए, बच्चों इसे बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? नरेशन। अब नरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप समझिए, ऊपर वाली अकाउंटिंग को, ऊपर वाली जर्नल एंट्री को आप इस ब्रैकेट में नरेट कर रहे हो। आप इस ब्रैकेट में नरेट कर रहे हो कि आपने ऊपर क्या किया है, तो क्योंकि आप इसे नरेट कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नरेशन। गॉट इट और नॉट? कम ऑन भाई। तो यही एक आसान सी बात है, इसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं, ऐसी टेबल बनाते हैं। ये एक रूल्स है, जिन रूल्स को हमको फॉलो करना होगा जर्नल करने के टाइम पे। क्या लगता है बच्चों, ये रूल, अब इस रूल को यूज करते हुए आप जर्नल्स कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कम ऑन, मेरे को जरा जल्दी से बताओ। कम ऑन बच्चों, कम ऑन, आप लोग बता सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इस बेसिस पे आपको अगर कोई भी समस्या है, छोटी या बड़ी, तो देन डू लेट मी नो कि सर कहां पे क्या करने का है, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देता हूं। है क्या ऐसी कोई समस्या स्पेसिफिक, तो मुझे बताइए। हाँ जी, नो समस्या एट ऑल? ठीक है, तो चलो अब हम जरा जल्दी से जंप कर रहे हैं, कुछ इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ फटाफट इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं और देखते हैं कि भाई बच्चों ये जो हमने रूल सीखे हैं वो अपन को समझ आया या नहीं है।
हाँ जी भाई, तो होप आप लोगों की स्क्रीन पे ये शीट अवेलेबल होगी। हाँ जी भाई, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने मीनिंग ऑफ जर्नल बताई है आपको। क्या लिखा है भाई मीनिंग ऑफ जर्नल में? जर्नल इज अ prime entry in which transactions are copied in order of date from a memorandum or waste book। इसका मतलब सिंपल सा है कि सर ये जो जर्नल है इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ डेट को हम क्या बोलते हैं? इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो यही बात है उन्होंने इसमें बताई हुई है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर मैंने कैसा आप लोगों को आसान कर दिया था उसमें लिखने को, है ना? तो अगर आप लोग बोले तो एक बार फिर से बताऊं क्या जर्नल की एंट्री, जर्नल की मीनिंग क्या बन जाएगी? बन जाएगी सर, हमको हमको पता है इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। ठीक, तो क्या तीन इंपॉर्टेंट चीजें? सबसे पहले तो वो हमारी प्राइमरी बुक है। ठीक है, शाबाश सर। दूसरी बात, हम प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन से एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। एंड तीसरी बात सर, हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब विद प्रिस्क्राइब्ड डेट्स एंड डेट्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। ये हो गया भाई, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि किस तरह से करने का। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ तरुण। अच्छा जी, ये जर्नल ऑफ तरुण क्या है? मतलब तरुण एक बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन की बुक्स में हमको जर्नल करके देनी है। एज यू ऑल नो ना कि हु यू आर एन अकाउंटेंट। जैसे अपने क्लाइंट के बेसिस पे एडवोकेट कोर्ट में केस लड़ता है, वैसे ही हम अपने क्लाइंट के बेसिस में जर्नल करते हैं, मतलब अकाउंटिंग करते हैं। तो अभी बिजनेसमैन कौन है? तरुण, और तरुण की बुक्स में हमको जर्नल करके देनी है। कुछ ट्रांजैक्शंस मस्त बढ़िया गिवन है हमको। जनवरी 2020, जनवरी 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 20 ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं। तो बच्चों अगर अपन को ये सारी चीजें करनी है तो इसके लिए अपन को पहले प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस करना पड़ेगा। कम ऑन, और इसका जर्नल का फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। तो चलो जरा जल्दी से आ जाते हैं, जर्नल का पहले फॉर्मेट बनाते हैं। पहले चलो कम ऑन जल्दी से जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं अपन, जिससे अपन को पता चल जाए कि अपन को क्या क्या करने का है। ओके चलिए, January 1, January 2, January 4, January 6, January 8, January 10, January 15, January 18 and January 20। चलो भाई ठीक है, अब फटाक से अपन इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट किधर गया भाई? ये रहा इसका फॉर्मेट। हाँ जी भाई, तो मेरे को एक बार जरा जल्दी से बताओ, ये जो जर्नल का फॉर्मेट है ये 5 कॉलम्स का है। 5 कॉलम्स में क्या क्या आता है? 5 कॉलम्स में अपन क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? चैट बॉक्स में लिख देंगे बेहतर होगा।
देखिए भाई, सबसे पहले सबसे पहले सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे डेट दी हुई है तो हम यहाँ पे डेट मार्क करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग पर्टिकुलर्स, हम ट्रांजैक्शंस भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं। पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, जिसका जर्नल में अभी कोई काम नहीं है, बस हम यहाँ पे इसका कॉलम बनाते हैं। और आफ्टर दिस वी आर हैविंग डेबिट साइड में जो अमाउंट आएगा वो डेबिट साइड वाला अमाउंट लिखेंगे, एंड जो क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगा उसको हम क्रेडिट साइड वाला अमाउंट लिखेंगे। डन, दैट्स इट, वेरी गुड। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम बताएंगे कि हम किसकी बुक्स में जर्नल कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे क्लाइंट का नाम तरुण है तो हम यहां लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ तरुण। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, इन दी बुक्स ऑफ तरुण। तरुण की बुक्स में अकाउंटिंग करना है। अब तरुण की बुक्स में क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हो, या फिर जर्नल कर रहे हो, तो जर्नल कर रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ तरुण जर्नल, बस। इज इट ओके? और फिर अपने डेट बाय डेट के हिसाब से अपने ट्रांजैक्शन चालू। चल, तो अब वन बाय वन बच्चों, वन बाय वन हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है वो देखिए। तो यहां पे हमने सबसे पहले लिखा है जनवरी 1 तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 1 लाख। 1 लाख रुपए लगाकर तरुण ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब सब जानते हैं बच्चों आप लोग कि अगर तरुण ने 1 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला कैश वाला अकाउंट है, जो कैश है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा 1 लाख रुपए से, और दूसरा क्योंकि तरुण हमारे ओनर है, ओनर ने पैसा लगाया तो वो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय रुपीस 1 लाख रुपए। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? यही होगा ना। बस इसको आप रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से करोगे। तो डेट में हम लिख देते हैं 1 जैन, ये आ गया डेट वाला कॉलम। अगर आप लोग बोले तो बच्चों को डेट वाले कॉलम को ना थोड़ा सा एक्सटेंड करने में कोई ऐसी बहुत कोई समस्या है नहीं अपने को। चल, अब मैंने ये डेट वाला साइड कर लिया। हाँ, डेट में आगे 1 जैन मार्क कर लो, 1 जैन। यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला वाला अकाउंट हमको पता है बच्चों, पहले डेबिट वाले को लिखेंगे फिर क्रेडिट वाले को लिखेंगे। तो कैश आ रहा है डेबिट में, लिखने का तरीका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बिल्कुल लेजर फोलियो से कनेक्ट करके टच करते हुए हम डेबिट लिखते हैं, और अमाउंट डेबिट साइड में ही आएगा। अमाउंट कितना है बच्चों, 1 लाख रुपए, तो डेबिट वाले साइड में हमने 1 लाख रुपए लिख दिया। ये लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा सर? सिमिलर टू दिस, क्रेडिट साइड में आपका इफ यू विल से, तो सर क्रेडिट साइड में कैपिटल है, और कैपिटल को लिखने का तरीका ईमानदारी से थोड़ा सा स्पेस दीजिए, लिखिए 2 का मतलब होता है कि हमने क्रेडिट आइटम को लिखा है, 2 कैपिटल अकाउंट, और अब क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिए फिगर क्रेडिट वाले अकाउंट में 1 लाख। डन, खत्म। बच्चों क्या यहां से हमारी जर्नल कंप्लीट हो चुकी है? क्या यहां से हमारी जर्नल कंप्लीट हो चुकी है? बच्चों जर्नल अभी एज पर प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नरेशन लिखना बाकी है। और ध्यान रखिए, नरेशन सबसे पहली बात तो ब्रैकेट्स में होते हैं, और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट बीइंग होता है। हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बीइंग सिंपल छोटा सा पार्ट छोटे से बेसिस में लिख दो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। जो आपका ट्रांजैक्शन है ना, जो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आप जर्नल कर रहे हो, उसी को उठा के कॉपी कर दो, बात खत्म। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, जिससे लोग समझ पाए कि आपने क्या किया है। डन। यहां से सर पहली वाली एंट्री खत्म, और अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ पर्टिकुलर्स में एक लाइन ड्रॉ कर देना। पर्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि आपकी एक एंट्री कंप्लीट। अब सेकंड पे आओ। नेक्स्ट जनवरी 2। हाँ जी गाइस, जनवरी 2 में क्या लिखा है? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 20,000। साहब हमने 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा है कैश में। अब यही ट्रांजैक्शन तो अभी थोड़ा देर पहले करके आए ना,
क्या सीखा था उसमें अपन ने? गुड्स हमने अगर खरीदा हुआ है कैश में, तो सबसे पहली बात तो सर कैश है, कैश हमारा एसेट है, जा रहा है, दिया है हमने, क्योंकि कैश दिया गुड्स लिया, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो परचेज आइटम है वो डेबिट साइड में आएगा। तो पहले डेबिट वाले आइटम को, फिर क्रेडिट वाले आइटम को। डेट है 2 Jan। 2 Jan सबसे पहले गुड्स हमने खरीदा है तो वो परचेज है, परचेज अकाउंट लिखने का तरीका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वैल्यूएशन 20,000, हमने जो खरीदा है वो 20,000 रुपए का खरीदा है। शाबाश। नरेशन विल बी, नरेशन लिखने का तरीका ब्रैकेट ओपन के लिए बीइंग लिखिए, बीइंग सिंपल मैनर, जो ऊपर ट्रांजैक्शन में लिखा है उसको ही मार्क कर दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड और ब्रैकेट क्लोज। गॉट इट? अभी आप देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मेरा ब्रैकेट है ना वो लेजर फोलियो में आ गया। आपको कोशिश करना है कि जो भी सारा नरेशन है, ये सारा नरेशन आपका पर्टिकुलर्स में ही रहे, मतलब ब्रैकेट वाला भी पर्टिकुलर्स के अंदर ही रहे, ऐसे। ठीक है, तो सर ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन टर्म कंप्लीट, डन। आसान सा बेसिस है, कोई लोड नहीं। थर्ड पर आओ भाई। थर्ड देखिए क्या लिखा है, January 4 मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू 30,000। विभू से मशीन खरीदी 30,000 रुपए की। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि नाम दिया है, दैट मींस हमने जो मशीन खरीदी है वो विभू से उधार में खरीदी है, क्रेडिट परचेजेस है, और उधार मतलब आपके लिए लायबिलिटीज। तो मशीन आपका एसेट है, आपने उसको खरीदा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, और हमने मशीन तो खरीदा तो मशीन तो डेबिट में आया, साथ ही साथ बच्चों आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ गई, और लायबिलिटीज बढ़ी है देन इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। ग्रेट। चलिए छवि क्या इस ट्रांजैक्शन को आंसर कर पाएंगी? ठीक है, छवि ना चैट में लिखकर भेज दीजिए प्लीज। देखो भाई, सबसे पहली बात हमने बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस किया कि सर मशीनरी हमारी एसेट है, और मशीन हमारा एसेट है, देन इट कम्स ऑन द डेबिट साइड। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए से हमने मशीन खरीदा? 30,000। शाबाश। अभी साथ में हम अगर मशीन की जगह पे कैश दिया होता तो कैश चले जाता, लेकिन कैश तो गया नहीं, तो क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है? लायबिलिटीज। और क्रेडिट साइड में लिखने का तरीका, आप थोड़ा सा स्पेस दें, स्पेस के बाद लिखें टू पे आएगा विभू। और बच्चों क्या आप लोगों को ये याद है कि हम कभी भी नाम लिखते हैं तो नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते, लेकिन फिर भी अगर आपकी दिली इच्छा है कि नहीं सर हमको अकाउंट लगाना है क्योंकि हम सारे जगह पे अकाउंट लिख रहे हैं, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए और अकाउंट लिखिए। विभू का अकाउंट कितने रुपए से? 30,000। डन। अब भाई नरेशन लिखना भी जरूरी है, नरेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बीइंग मशीनरी परचेज्ड। बीइंग बच्चों क्या लिखा अपन ने? बीइंग मशीनरी परचेज, एंड यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन क्यों ड्रॉ करी? क्योंकि लाइन ड्रॉ करना मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आओ। हाँ जी भाई, 4th Jan के बाद 6th Jan। 6th Jan में क्या लिखा है? रेंट पेड इन कैश ₹10,000। 10,000 रुपए का हमने रेंट पे किया है। अब आप मुझे बताओ क्या ट्रांजैक्शन होना चाहिए? सर रेंट पेड इन कैश का मतलब क्या हुआ? सर हम रेंट दे रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और ये जो रेंट है ये किराया, ये हमारा खर्च है, और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। शाबाश। तो रेंट आ गया डेबिट में, और कैश आपका एसेट है, कम हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट में आ जाएगा। चलो 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 कर लेते हैं। ओहो लो भाई साहब, अपना स्पेस खत्म हो गया, अपन स्पेस बना लेते हैं। ओके, तो मुझे इशिता यहाँ पे जनरल बता सकती है ये वाली क्या होने वाली है? बोलिए।
शाबाश सर। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हमेशा ध्यान रखें कभी भी हम जर्नल करें तो जर्नल करने के पहले हमको उसका डेट लिखना है। द डेट इज 6th of Jan, 6th of Jan है। हमने रेंट पे किया, रेंट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस है, सो वैल्यू विल बी रेंट अकाउंट डेबिटेड। वैल्यूएशन बच्चों कितना रेंट दिया है हमने, 10,000 रुपए, तो यहां वहां कर लो आप 10,000 रुपए। टू रेंट हमने कैश से पे किया है तो कैश क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आने लिखने का तरीका स्पेस दीजिए, टू कैश अकाउंट लिखिए, वैल्यूएशन विल बी 10,000। नरेशन लिखना जरूरी है, यस सर बहुत जरूरी है। बीइंग रेंट पेड, और हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी जिससे पता चल जाए ट्रांजैक्शन इज ओवर। ठीक है, अब आ जाइए वापस से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन व्हाट इज गिवन हुआ है, जनवरी 8 गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल रुपीस 25,000। हमने यहाँ पे गुड्स खरीदे, अनिल से खरीदे, 25,000 रुपए के खरीदे। दैट मींस सब पहली बात तो गुड्स आपके पास आया, गुड्स आपका एसेट है, आपके पास आया तो वो डेबिट में आ जाएगा एज परचेजेस। और साथ में यहाँ पे नाम भी दिया है, मतलब आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं तो आपके साथ में लायबिलिटीज भी बढ़ी है, और लायबिलिटीज मतलब creditors. Now hey, your creditor is increases, and if your creditor increases, then we record it on credit side and known as Anil. Creditor कौन है आपके, अनिल, तो एंट्री अपन फट टैक्स से रिकॉर्ड करते हैं। चलो बच्चों, तो डेट इज 8 जनवरी, आपने गुड्स खरीदा है तो पहले परचेज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट में कितने रुपए का आपने सामान खरीदा है बच्चों, 25,000। टू उधार में खरीदा है, और उधार में किससे खरीदा है, अनिल से। तो या तो आप सिर्फ अनिल लिखोगे, और अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हो तो फिर आप इसको अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखो। फिगर बोलो 25,000 एंड हियर योर नरेशन लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बीइंग goods purchased, being goods purchased, हमने गुड्स खरीदा है, got it or not। और आप इसके साथ में डिटेल में लिखना चाहते हो गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल, तो यस यू कैन मार्क गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। इज इट ओके? चल नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भाई साहब, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा है जनवरी 10 गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीस 40,000। भाई साहब 40,000 रुपए में हमने अपने गुड्स को बेच दिया। अब गुड्स को अगर हमने 40,000 में बेचा तो देखो क्या हुआ, एक हाथ से गुड्स चले गए, गुड्स तो गए और साथ में उनसे हमको कैश। तो कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट में, और गुड्स भी आपका एसेट है लेकिन क्योंकि चले गया तो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में। अंडरस्टूड? तो पहले डेबिट वाले आइटम को लिखने वाले, हाँ जी, डेट विल बी 10th of Jan। 10th of Jan में आपने गुड सेल किए हैं तो आपको कैश मिला, डेबिट साइड में आएगा। कैश आपका एसेट है तो हमने डेबिट लिखा। कितने रुपए का आपने गुड सेल किया, 40,000। टू, अब देखो भाई, जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप परचेज लिखते हो, और जब आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे सेल्स लिखोगे। सो टू सेल्स अकाउंट, valuation amount will be 40,000। Is it okay? नरेशन क्या होने वाला है भाई, नरेशन will be goods sold। क्या नरेशन होने वाला है बच्चों, being goods sold। Understood? Is it clear or not? ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस अपन को करके देने हैं। हाँ जी, जनवरी 15 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत रुपीस 30,000। भाई 30,000 रुपए के गुड्स हमने गुरमीत को बेचे हैं, वो भी उधार में बेचे हैं। दैट मींस हमें गुरमीत से कैश नहीं मिला।
तो पहली बात तो सर गुड्स हमारे पास से चले गए, गुड्स आपके एसेट हैं, एसेट अगर चले गए तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई है देन इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। और दूसरा यू हैव टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, दूसरा आपको ये गुरमीत से पैसा लेना बाकी है, और ऐसे पर्सन जिनसे हमें अमाउंट लेना बाकी है, जिन्हें हम गुड्स उधार में बेच दें, इज नोन एज डेटर्स, एंड डेटर्स इज योर एसेट, देन वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड। अंडरस्टूड और नॉट? शाबाश, आज हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 15th of Jan। 15th of Jan में हमने गुड्स परचेज किया है, शाबाश। अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो सॉरी गुड्स सेल किया है, सेल किया है, गुरमीत को सेल किया है, गुरमीत इज योर डेटर, और गुरमीत इज योर डेटर, तो हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। गुरमीत अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही वैल्यूएशन, गुरमीत को हमने गुड्स बेचा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30,000। चलिए, हमने गुरमीत को बेचा है 30,000 रुपए। योर नरेशन विल बी गुड्स सोल्ड टू गुरमीत, और यहां पे अपन ने लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद ट्रांजैक्शन इज ओवर। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आ जाओ भाई। हाँ जी, जनवरी 18 सैलरी पेड रुपीस 12,000। ओके, अरे भाई साहब आसान है, जैसे रेंट पे किया था वैसे सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। कौशिक की क्या एंट्री होने वाली है? 12,000 रुपीस की। बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, शाबाश। वैल्यूएशन 12,000 रुपए का किराया है और वो 12,000 रुपए हमने पे कर दिया। नरेशन बीइंग नरेशन बच्चों बीइंग सैलरी पेड। डन? कंफर्टेबल? हाँ, कोई लोड नहीं है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। लास्ट ट्रांजैक्शन, जनवरी 20 कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रुपीस 5,000। साहब लास्ट ट्रांजैक्शन, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रुपीस 5,000, मतलब क्या है सर? 5,000 रुपए का हमने कैश विड्रॉ कर लिया। आप जानते हैं कि ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करे तो उसे रिमाइंस बोला जाता है, और आपने फर्म से कैश निकाल लिया। अगर आपने फर्म से कैश निकाल लिया तो कैश काम हुआ, कैश काम हुआ तो जाएगा क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आएगा ड्राइंग्स। ठीक बोल रहा हूं मैं? तो एंट्री विल बी बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे लिखेगा, मार्क कर लो। इधर पे आएगा 20 Jan, एंट्री विल बी सर ड्राइंग्स तो ऊपर आ गया क्योंकि ओनर पैसे निकाल के ले गए, तो ड्राइंग्स आ गया डेबिट साइड में। कितने रुपए ड्रॉ किए? 5,000। सो हियर वी यूज्ड टू मार्क 5,000। टू कैश विड्रॉ किया है तो कैश कम हो गया, कैश कम हुआ तो वो क्रेडिट साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में मार्क कर देंगे हम 5,000 रुपए, एंड इधर पे बच्चों नरेशन में मार्क करोगे बीइंग कैश विथड्रॉन, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और सर यहां से हमारा ट्रांजैक्शन हो गया ओवर, और अगर ट्रांजैक्शन बच्चों ओवर हो गया है तो इधर पे अपन को डायरेक्ट फाइनल एक लाइन ड्रॉ करनी है इधर से। ये होगी बच्चों फाइनल लाइन। हमने ये फाइनल लाइन ड्रॉ किया। फाइनल लाइन ड्रॉ करने का मतलब यहां से आपके सारे ट्रांजैक्शंस ओवर, सारे ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस आर ओवर, डन, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारे क्रेडिट साइड वाले और डेबिट साइड वाले। क्या होता है कभी-कभी हमें ना ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल भी करना होता है।
लेकिन टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, बस हमको तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस से जर्नल करके देनी है बात करके। बच्चों ये बात समझ आई है नहीं है आप लोगों को? जरा जल्दी से ईमानदारी से बताओ, ज्यादा कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि आपने ऑलरेडी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हार्डवर्क कर लिया है, मेहनत कर लिया है, तो इधर पे आपको बहुत आसान लगेगा, ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला। हाँ कौशिक जी बताइए। कौशिक प्लीज टाइप कर देंगे क्या? आपकी आवाज ना मुझे आ नहीं रही है, टाइप कर दीजिए, जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। और भी अगर बाकी के कुछ बच्चों को डाउट है तो वही मुझे बता दीजिए, सब बन जाएगा, आसान सा है, कोई इशू नहीं। वेरी एक बार कौशिकी का डाउट आ जाए, हो सकता है वो डाउट आपके भी काम का हो। इशिता समझ आ रहे? इन जनरल एंट्री वी नेवर डू टोटली। हाँ कौशिकी टोटल करने की जरूरत नहीं है हमें कभी भी जनरल एंट्री की, वैसे तो होता है टोटल, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे होता है। 11th-12th स्टैंडर्ड में हमको उसका टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन, आप बस इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इनफ। ओके, तो बच्चों ये अपनी कुछ मजेदार वाली बात हो गई, और कुछ मजेदार बातें हैं बच्चों करने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है उसके लिए अपन एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। मस्त बढ़िया एक काम करो, चिल पिल करके आओ, घूम कर आओ, एक राउंड लेकर आओ। राइट नाउ इट इज 4:41 ना, हम मिलते हैं 48 पे, 48 और 49 पे वापस आएंगे, हम फिर एक नया क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, मजा आएगी। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।
चलिए भाई, सो वेलकम बैक। आ गए भाई सभी लोग वापस? ओके ग्रेट। अगर सभी लोग वापस आ गए तो भाई कैमरे ऑन कर लीजिए। मैं व्हाट्सएप पे देख पा रहा हूँ बच्चों, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि ड्यू टू नेटवर्क इशू दे आर नॉट एबल टू जस्ट अटेंड द क्लास। बच्चों ऐसा कुछ और नेटवर्क वेटवर्क कोई मेरे एंड से हो रहा है क्या, कोई समस्या? ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है ना तो बस मेरे को एक बार हिंट कर देना, अपन उसको उसकी कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव पे देखेंगे। चलो तो अब एक बार ये काम करते हैं, जरा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कुछ नई बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बच्चों अपने को और है इस केस में डिस्कस करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को ना हम जर्नल पे नहीं देखेंगे, बस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होंगे उसको बता दूंगा, बाकी तो आपको बनने तो लगा ही है कि कैसे रिकॉर्ड करना है सारे आइटम्स को। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या लिखा है भाई? द फॉलोइंग्स आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ युवराज यूवीसी। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो यूवीसी है वो युवराज की खुद की एक कंपनी है। वो यूवी कैन करके है, वो ऐसा कुछ है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 जर्नलाइज दीस ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इन ट्रांजैक्शंस की अपन को जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, शाबाश, कोई लोड नहीं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा है? जनवरी 1 कैपिटल पेड इनटू बैंक 3 लाख रुपए। अभी अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो और कैश में करते, अगर आप कैश लगा के कैपिटल करते तो इसका मतलब बच्चों क्या होता? कैश इंक्रीज होता तो वो डेबिट आता। दैट मींस कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बट इधर पे उन्होंने क्या किया है? इधर पे उन्होंने बैंक इन्वेस्ट किया है। तो बैंक इंट्रोड्यूस किया तो बैंक एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओ सॉरी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये तो बन जाएगा आपको, कोई लोड नहीं। नेक्स्ट, बॉट स्टेशनरी फॉर कैश। ओके, 400 रुपए की आपने स्टेशनरी खरीदी है तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बात तो स्टेशनरी, जब हम स्टेशनरी की शॉप में जाते हैं, रजिस्टर ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं या व्हाट्सएवर कुछ भी ले रहे हैं, तो हम आइटम लेते हैं और साथ में उनको कैश देते हैं। तो जो आइटम हमने उनसे परचेज किया, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट। एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट में जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। इससे तो आप बताइए क्या होगा? बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 25,000। सिंपल, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 एंड 25,000। नेक्स्ट केस, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अरे भाई अभी तो करके आए, गुड्स अगर सेल किया तो क्या एंट्री होगी कौशिकी? फिर से एक बार, हाँ, क्योंकि हमने गुड्स दिया है तो कैश, हमने गुड्स दिया है तो कैश हमारे पास आया, कैश आया तो डेबिट और गुड्स गया तो सेल्स, मींस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम महेंद्र ब्रदर्स। वो फ्रॉम महेंद्र ब्रदर्स का मतलब क्या हुआ? नाम दिया है, नाम दिया है दैट मींस महेंद्र ब्रदर्स से हमने गुड्स खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। अब अगर यहाँ पे गुड्स लिखा होता तो आप एंट्री बोलते परचेज अकाउंट डेबिट टू महेंद्र ब्रदर्स। बट यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर एसेट का नाम दिया है तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू महेंद्र ब्रदर्स। आसान। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू जैकब। हमने जैकब को गुड्स बेच दिया। फिर से, क्योंकि बच्चों इधर नाम दिया है तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को, अपन ने नाम लिखा है बच्चों जैकब, जैकब नाम दिया, दैट मींस वी सोल्ड इट ऑन क्रेडिट। सो पहली बात तो गुड्स चले गया, गुड्स आपके पास से गया, दैट इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में टू सेल्स और डेबिट साइड में अगर कैश में होता तो कैश मिलता, अभी यहाँ पे जैकब है तो जैकब हो गया, सिंपल सा मामला। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम जैकब। देखो भाई हमने गुड्स बेचा था 12,000 रुपए का, जैकब को उधार में बेचा था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, आपको 12 तारीख को ही चेक मिल गया जैकब से। अब आप जानते हो कि चेक अगर आपको रिसीव हुआ है देन डेफिनेटली आपने उसे अपने पास तो संभाल के नहीं रखा होगा ना,
कि किसी को सबको दिखाएंगे देखो भाई 12,000 रुपए का चेक है, 12,000 रुपए का चेक है। चेक देखा है कभी? पॉकेट से निकाल के चेक दिखा रहे। भाई साहब आपको पता है इस चेक को बैंक में लगाओ ना 12,000 रुपए भी मिलेंगे, तो हम सीधे इसको बैंक में लगा देते। बैंक में लगाया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उसको। दैट मींस सर जैकब हमारे एसेट थे, डेटर्स थे, अमाउंट लेना था, अभी उनसे अमाउंट मिल गया। दैट मींस क्या वो अभी भी हमारे डेटर्स है, उनसे तो हमें अमाउंट मिल चुका है ना, तो मतलब डेटर्स की वैल्यू कम हो गई। और डेटर्स एसेट है, एसेट अगर कम होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में सर वो जो चेक जेकब से मिला था उसको बैंक में लगाया था तो बैंक बैलेंस बढ़ा था, बैंक बैलेंस बढ़ा मतलब डेबिट साइड में बैंक, तो फाइनली एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेकब। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, पेड महेंद्र ब्रदर्स बाय चेक 40,000। देखो भाई आपने 6 जनवरी में ऑफिस फर्नीचर खरीदा था महेंद्र ब्रदर्स से 40,000 रुपए का, और आप 14 जनवरी को महेंद्र ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हो। पहली बात तो महेंद्र ब्रदर्स इज योर लायबिलिटीज। क्यों लायबिलिटीज? क्योंकि आपने सामान खरीदा है, रुपए देने बाकी है। नाउ यू आर पेइंग टू महेंद्र ब्रदर्स, और चेक के थ्रू पे कर रहे हो तो बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक आपका एसेट है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा टू बैंक, और डेबिट साइड में क्या हुआ, जो महेंद्र ब्रदर्स आपकी लायबिलिटीज थी अब ये लायबिलिटीज कम हो गई क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, तो लायबिलिटीज कम हुई तो डेबिट साइड में आएगी। तो एंट्री विल बी महेंद्र ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश 100%, सॉरी टू बैंक, सॉरी टू 100% सही है, कोई लोड नहीं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। ओके, छवि क्या मुझे बता सकते हैं सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी की क्या एंट्री होगी? सिंपल सा लॉजिक कि सर सिंपल यहां पे क्या हुआ, छवि ने बोला भाई सिंपल सा फंडा कि हमने रमेश एंड कंपनी को गुड्स बेचे, मतलब रमेश एंड कंपनी तो हमारे डेटर्स हुए ना, रुपए लेना बाकी है, तो रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। डन। अभी नेक्स्ट केस में देखिए क्या लिखा है, बॉट फ्रॉम एस सेठ एंड ब्रदर्स। एस सेठ एंड ब्रदर्स से अपन ने गुड्स खरीदे, बॉट ने खरीदा, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एस सेठ एंड ब्रदर्स। क्यों एस सेठ एंड ब्रदर्स? क्यों? क्योंकि नाम दिया है, नाम का मतलब होता है हमने ट्रांजैक्शन क्रेडिट में किया है। डन। नेक्स्ट 23, bought goods for cash from S नरेन एंड कंपनी। बच्चों नाम तो दिया है एस नरेन एंड कंपनी से का गुड्स खरीद रहे हो, लेकिन देखो उसमें फॉर कैश भी लिखा है। दैट मींस हमने गुड एस नरेन एंड कंपनी से तो खरीदे लेकिन कैश में खरीदे, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू पी प्रकाश। हाँ अभी नाम दिया है, कैश की जानकारी नहीं दी है, तो उधार में बेचा है। एंट्री विल बी पी प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, अभी ध्यान से सुनिएगा, 26 रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट 2500, 2500 रुपए हमने रमेश एंड कंपनी को दिए। अच्छा, ऑन अकाउंट का मतलब उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो बच्चों अगर कभी भी ऑन अकाउंट लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपने बैंक से पे किया है। देखो ऑन अकाउंट पे कर रहे हो तो आप कैश से भी पे कर सकते हो, आप चेक से भी पे कर सकते हो। उन्होंने बोला हम उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उनके अकाउंट में हम कैश में भी डाल सकते हैं, चेक से भी डाल सकते हैं। जब तक आपकी ट्रांजैक्शन में ये ना लिखा हो पेड बाय चेक, तब तक आप उसको बैंक से मत लेना। ऑन अकाउंट मतलब उसके अकाउंट में डाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमने बैंक से ही निकाल के डाला, कैश भी डाल सकते हैं उनके अकाउंट में। इज इट ओके? तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो एज यूजुअल कैश लेने का। तो रमेश एंड कंपनी को हमने पे किया है। पे क्यों किया है? क्योंकि वो हमारी लायबिलिटीज है, इनसे गुड्स खरीदा था। अभी लायबिलिटीज कम हुई, रमेश एंड कंपनी तो डेबिट साइड में चले गया, और हमने कैश पे कर दिया तो कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड में आ गया। सो योर एंट्री विल बी रमेश एंड कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट। 100% सही, कोई लोड नहीं। नेक्स्ट, पेड एस सेठ एंड ब्रदर्स बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट के बारे में सुना है क्या इसके पहले आप लोगों ने कभी? तो जो फुल सेटलमेंट के बारे में सुना है क्या? हाँ सर फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब बराबर। देखो भाई सबसे पहले तो देखो एस सेठ एंड ब्रदर्स हैं किधर?
सर एस सेठ एंड ब्रदर्स किधर है? सर इधर है एस सेठ एंड ब्रदर्स, और एस सेठ एंड ब्रदर्स से हमने कितने रुपए का सामान खरीदा है? सर वी परचेज फ्रॉम एस सेठ एंड ब्रदर्स 15,000 रुपए का सामान खरीदा है एस सेठ एंड ब्रदर्स से। तो इधर पे बच्चों हमको पेमेंट करने बाकी है। अभी देखो 15,000 रुपए का सामान खरीदा था, बट हाउ मच यू आर पेइंग? 14,800। सर सीधे सीधे देयर इज अ बेनिफिट ऑफ ₹200। और ये जो 200 रुपए को आपको 200 रुपए का आपको फायदा हुआ है, ये बच्चों इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? क्या भाई याद है या नहीं है? डिस्काउंट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? इज इट कंफर्टेबल और नॉट? अब देखो बच्चों इसकी जरूरत क्या होगी, इसके लिए ना थोड़ा सा मैं आगे आ रहा हूं, समझिएगा। देखो भाई, अगर मैंने पहले अपन परचेज की एंट्री कर लेते हैं कि परचेज की एंट्री क्या लिखी थी? सर 20th ऑफ जैन में इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई कि हमने गुड्स खरीदा है एस सेठ एंड ब्रदर्स से, और अगर गुड्स खरीदा है तो उसका क्या ट्रांजैक्शन होगा? मार्क करेंगे 20th ऑफ जैन, गुड्स खरीदा है, सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एस सेठ एंड ब्रदर्स, ऐसा ठीक है? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एस सेठ एंड ब्रदर्स। वैल्यूएशन विल बी, कितने रुपए का सामान खरीदा था सर? 15,000 रुपए का, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। डन? और नरेशन लिखना जरूरी है। अभी मैं नरेशन भी नहीं लिख रहा हूं। अभी वापस से आओ, और राइट नाउ वी आर इन 28th जैन। पता चल रहा है कि हमने एस सेठ एंड ब्रदर्स को चेक से पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में 14,800। तो देखो भाई इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। सर 20th जैन है, हम पे कर रहे हैं, और अगर पे कर रहे हैं तो कैश हमारा कम होगा, सॉरी चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में हम मार्क कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। हाउ मच वी आर पेइंग? 14,800। लेकिन फुल सेटलमेंट में आपकी लायबिलिटीज कितने रुपए से कम हो रही है? एस सेठ एंड ब्रदर्स, जल्दी बोलो, एस सेठ एंड ब्रदर्स से आपकी लायबिलिटीज फुल सेटलमेंट मतलब पूरा हिसाब, पूरा 15,000 रुपए से कम हो रही है। That means there is a benefit of ₹200। और बच्चों अगर 200 रुपए का बेनिफिट होगा, बेनिफिट किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। शाबाश, बेनिफिट यानी गेन, गेन किधर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जो आपको बेनिफिट हुआ है, इस बेनिफिट का नाम ही है डिस्काउंट। सर डिस्काउंट अकाउंट नाम है, डिस्काउंट अकाउंट 200 रुपए का है, मार्क कर दिया हमने। इधर कंप्लीट, इधर क्लियर है या नहीं है? आई बात समझ? ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया बच्चों डिस्काउंट का। ये ध्यान रखिएगा, जब भी फुल सेटलमेंट का सीन हो तो वो फुल सेटलमेंट डिस्काउंट से होता है। क्या ये फुल सेटलमेंट वाला केस आप लोग को बनेगा? कम ऑन जल्दी से यस और नो में मुझे बता दीजिए। ठीक, नेक्स्ट केस देखिए क्या लिखा है भाई, पेड सैलरी। ओहो इतना आसान, सैलरी हमने पे किया है। सर सैलरी पे करना मतलब सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा, एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,800। नेक्स्ट लास्ट, रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड, ₹2,000। सर ऐसा खर्चा जो आपको करना चाहिए था लेकिन नहीं किया तो उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं गाइस। एंड आउटस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लायबिलिटीज। देखो भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक, अगर आप रेंट पे कर दो, फॉर एग्जांपल 31 जैन में आपने रेंट पे किया तो एंट्री क्या होती? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि आप कैश से पे करते। वैल्यू कितना? 2,000 रुपीज। तो वैल्यू कितना? 2,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे 2,000 एंड 2,000 मार्क कर दे। लेकिन बात क्या है, आपने रेंट पे नहीं किया है। नहीं किया है मतलब वो आपके लिए लायबिलिटीज है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? मतलब वो आपके लिए लायबिलिटीज है, और ये जो लायबिलिटीज ऐसा
ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने ड्यू किया है लेकिन अब तक पे नहीं किया, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो हम यहां क्या मार्क करेंगे बच्चों? टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है। जब तक नहीं पे करोगे ये बर्डन बना रहेगा, जब तक नहीं पे करोगे ये बर्डन बना रहेगा। पे कर दोगे तो फिर कोई बात ही नहीं। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर है या नहीं है? यहां पे बच्चों सारे ट्रांजैक्शंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या होने वाली है। तो गाइस अगर मैं इससे रिगार्डेड आप लोगों को कुछ ट्रांजैक्शंस होमवर्क में देता हूं तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? ट्राई करोगे ना? ठीक है ना? ट्राई करके रखिएगा। अगर कोई भी डाउट आएगा ना, डोंट बी वरीड अबाउट इट, हम नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो भी डाउट्स होंगे। इज इट ओके? सो स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट्स हैं आप लोगों को तो मुझे जरा जल्दी बताइए।